कि जब किसी शब्द के लास्ट में अन निकले या अंति निकले या अत निकले, तो अगर किसी शब्द के लास्ट में बोलने पर अन अंति अत इनमें से कोई भी शब्द अगर बोलने पर निकल रहा है तो वहां पे दोस्तों कौन सा प्रत्यय होता है? वहां पे सत्री प्रत्यय होता है। जैसे गच्छन, लिखन, पठन, गमन। तो जहां पे अन अन निकले वहां पे सत्री प्रत्यय होता है। सानच प्रत्यय तब दोस्तों होगा, ये वाला प्रत्यय तब होगा जब लास्ट में मानह मानह निकले। अगर किसी शब्द के लास्ट में मानह मानह निकल रहा है साथी, तो वहां पे पता है क्या होगा? वहां पे सानच प्रत्यय होगा। जैसे एध माना, सेव माना। गुरु मुझे नहीं लगता है कि यार आपको दिक्कत होनी चाहिए, चूंकि बहुत पढ़ाया हूं। अगर फिर भी अगर आप गलती करो तो फिर दोस्त तुम्हारा ही होगा। अब अक्तवतु प्रत्यय की पहचान कैसे किया जाए भाई साहब? क्योंकि गच्छन का तो हो गया, अक्तवतु प्रत्यय कैसे पहचानोगे? देखो, अक्तवतु प्रत्यय को पहचानने का भी ट्रिक होता है। अगर किसी शब्द के लास्ट में वान निकले या फिर वती निकले या फिर वत निकले, तो तुम समझ जाना कि वो अक्तवतु प्रत्यय है। जैसे पठितवान, पठितवती, पठितवत। लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। समझ रहे हो? तो जब किसी शब्द के लास्ट में वान निकले या वती निकले या वत निकले, बोलने पर लगेगा ना। जैसे आपसे कह दे कि पठितवान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो तुम मानते, तुम्हें याद आ जाए गुरुजी बोले थे अगर वान शब्द है तो अक्तवतु प्रत्यय होगा। समझे आप लोग मेरी बात की नहीं समझ पा रहे हो? चलिए, तुमुन प्रत्यय, अगर इतना खर्चा हो गया महाराज थोड़ा और सीख लो। तुमुन प्रत्यय क्या होगा? तो देखो, तुमुन में नाम में स्पष्ट है कि जब किसी शब्द के लास्ट में तुम निकले, से पठितुम, गंतुम, द्रष्टुम, ये सब तुमुन प्रत्यय है। आगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जिसको देखते ही हम लोग उत्तर कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि तुम्हें जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बस केवल धैर्य रखो, मैं बताने वाला हूं। एक मिनट रुको, एक मिनट प्रभु। कह रहा है कि अस्माभि ग्रंथा पठ्येते, अत्र पठ्येते में कौन सा लकार होगा? भैया मैं फिर कहूंगा, जब किसी शब्द के लास्ट में एते एते निकले, जब किसी शब्द के लास्ट में एते एते निकले, तो वहां पे विधिलिंग लकार होता है। विधिलिंग, इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। ये वो ट्रिक्स है जो तुम किसी दुनिया की किताब में नहीं पाओगे। और जब प्रश्न आपको कठिन लगने लग जाए तो समझ जाओ कि ये वही प्रश्न है जो आपको पास कराने वाला है। और अगर आपके पास अपने जीवन के लिए 40, देखो मेरी क्लास कभी भी आपको 10-10 घंटे की नहीं मिलती है, मात्र 50 मिनट या 55 मिनट की क्लास होती है, जिसमें आप पूरा संस्कृत व्याकरण और पैडागोजी दोनों सीखते हो। वरना आप एक यूट्यूब की क्लास बता दो जिसमें पूरा पैडागोजी भी हो जाए एक क्लास में और पूरा व्याकरण भी आपको चौतरफा करा दें, 50 मिनट में कोई नहीं कराता होगा। क्योंकि 50 मिनट में तो कम से कम आधा घंटा उनका खुद का बखान रहता है, प्रपंच रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ आपको अपनी, यहाँ पे आपको अपना स्पेस मिलता है। यहाँ पे टीचर सिर्फ आपको पढ़ाता है, कोई फालतू प्रपंच नहीं होता है। भाई साहब आपको याद रखना है, अगर किसी शब्द के लास्ट में एते एते निकले तो वहां पे हमेशा आंख मूंद कर विधिलिंग लकार मानिएगा। अगर किसी शब्द के लास्ट में स्यति स्यति निकल रहा है, से जैसे पठिष्यति, लिखिष्यति, तो अगर स्यति स्यति निकल रहा है साथी, तो वहां पे लिरिट लकार होता है। समझे? और अगर किसी शब्द की शुरुआत दोस्तों आ शब्द से हो, जैसे अपठत, अगच्छन, अलिखत, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है बताओ? वहां पे होता है दोस्तों लंग लकार। लोट लकार में तो आज्ञा दी जाती है ना? आपके मन में अगर कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे बता देना आप लोग, अभी क्लास के दौरान ही अपनी बात को रख दिया करो। कोई भी बात मन में हो, शंका हो, तुरंत अपनी बात को कहो। हाँ, हर चीज का ट्रिक है हमारे पास, तुम पूछो तो सही। विधिलिंग को पहचानना है तो लास्ट में एते एते निकलेगा। लोट लकार पहचानना है तो आज्ञा होगा। लट लकार पहचानना है तो ता तंती निकलेगा, ता तह तंती। आगे, नीलकंठा इत्यस्मिन पदे का समास विग्रह। कह रहे हैं कि नीलकंठ में कौन सा समास विग्रह होगा। जब भोलेनाथ जी सामने आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको पहचानने में दिक्कत होनी चाहिए। नीलम कंठम यस्य सह, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। यहां पे दोस्तों बहुव्रीहि समास की बात हो रही है, लेकिन यहां पे पेपर वाले ने ऐसे फंसाया कि भाई साहब जमानत जब्त हो जाए। पहले कहा है नीला कंठा यस्य सा कि नीलम कंठम यस्य सा। एक बार आप लोग बताओ क्या होगा?
नीलकंठा का संस्कृत में समास विग्रह क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नीलम कंठम यस्य सह। समझे नहीं समझे आप लोग? हाँ, नीला कंठा तब होता जब ये कर्मधारय होता। समझे आप बात को, मेरी बात को? साथी बात को समझो, मैं फिर समझा रहा हूं। दो शब्द आता है, एक होता है नीलकंठा और एक आता है नीलकंठम। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक शब्द होता है नीलकंठम और एक शब्द होता है नीलकंठा। अगर नीलकंठा है तो बहुब्रीहि समास, अगर नीलकंठम है तो कर्मधारय समास। बात को समझे आप लोग? समास विग्रह भी जान लो। अगर नीलकंठा है तो समास विग्रह होगा नीलम कंठम यस्य सः, और अगर वो नीलकंठम है, अगर कर्मधारय वाला है तो नीला कंठा यस्य सः। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वधवे इति पदम वधु शब्द से कस्याम विभक्तो कस्मिन वचने चा रूपम अस्ति। कह रहे हैं वधु का जो वधवे होता है, इसमें वधु शब्द में जो वधवे शब्द आता है, इसमें कौन सी विभक्ति या वचन होगा? वधु शब्द का जो एक रूप होता है वधवे, इसमें कौन सी विभक्ति या वचन होता है? पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी या षष्ठी? साथियों यहां पे होता है चतुर्थी विभक्ति, एक वचन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, क्योंकि ये तुम याद नहीं कर पाओगे। हर चीज याद नहीं किया जा सकता है, कुछ चीज दिमाग सेट कर लो, क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा, ये तुम मान कर चलो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी। अगला प्रश्न है साथी, वृच्छा इत्यस्मिन पदे का समासा अस्ति। कह रहे हैं वृच्छा में, इस पद में कौन सा समास होगा? भरिए साथी, वृक्ष देखना है, वृक्ष बना के दिया गया होगा, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ बताओ, वृच्छा इत्यस्मिन पदे कः समासः अस्ति। साथियों यहां पे तत्पुरुष समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। जी हाँ, बिल्कुल यहां पे तत्पुरुष समास कहा गया, विकल्प में ऑप्शन नंबर बी है ये। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में समास 6 प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी 6 ही होता है। अब तक दादा, अब तक दादा का मतलब होता है आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्री, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से दिग्गु। अगला प्रश्न, नीलोत्पलम, इस पद में कौन सा समास होगा? बताओ साथी। नीलम उत्पलम, क्या बात है बाजी, बताओ। हालांकि उत्तर आपको नीचे दिख गया है, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब कमल के फूल की बात कर रही, कमल का फूल नीला है, यानी पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है कि फुलवा नीला है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता देता है कि नीलम मतलब नीला, उत्पल मतलब कमल का फूल, तो कमल का फूल नीला है, मतलब तत्पुरुष समास। आगे, यथाशक्ति तथा कुरु इत्यत्र का अव्यय प्रयुक्तः, इसमें कौन सा शब्द अव्यय है? यार भाई देखो, शक्ति तो एक प्रकार का भाव है, तथा कुरु, अभी आपको पता होना चाहिए कि जो अव्यय होता है यथा और तथा में कौन सा होगा? यथा और तथा में, इन दोनों में कौन सा अव्यय है? साथी अगर मैं आपको बताऊं तो यथा और तथा दोनों ही अव्यय है, इसमें कोई भी किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। समझे? स्क्रीनशॉट ले लो। अव्यय वो होता है जो क्रिया वचन काल के अनुसार बदलता नहीं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, ये सब अव्यय है। आगे, अहम निरसम इत्यस्मिन पदे का समासः, बताओ। आहर निसम इत्यस्मिन पदे का समासा, तो गुरु आपको पता है, आपने उत्तर तो देख ही लिया है। आमतौर पे यहाँ पे जवाब क्या होगा, बताओ आप लोग मेरे भाई। आहर निसम इत्यस्मिन पदे का समासा अस्ति। तो साथियों जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, यहां पे इसका मतलब ये होता है दिन और रात। आहर का मतलब यहां पे दिन है, निसम का मतलब रात है, तो दोनों पद एक दूसरे का उल्टा है। देखो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे रात दिन, राजा रानी, कपड़ा वपड़ा, सुख दुख,
दुख सुख, रात दिन, सुबह शाम। तो अगर कोई दो शब्द एक साथ दिया जाए और दोनों एक दूसरे का उल्टा हो तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। जैसे आहर निशम, आहर का मतलब दिन होता है, निशम का मतलब रात होता है, तो दिनम चा रात्रि चा, मतलब दोस्तों ये द्वंद्व समास है। आगे, विद्यालय इत्यस्मिन पदे का समासा अस्ति। विद्यालय में कौन सा समास होगा? देखो दोस्तों, विद्यालय, विद्यालय का मतलब होता है विद्या का आलय, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, और आलय का अर्थ होता है दोस्तों घर। तो विद्या का घर, तो का यहाँ पे कारक चिन्ह है, और जहाँ पे कारक चिन्ह आपको मिल जाए वहाँ पे साथियों होता है तत्पुरुष समास। साथियों, आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आ रहे हो, घूम रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन साथ ही मिलता रहे। समझ रहे हैं बात को? अगला प्रश्न देखिए, वृक्षा, ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ भाई साहब, यथाशक्ति ये तो स्लाइड हो चुकी है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फलान इत्यस्मिन पदे का समासा। फलान की बात हो रहा है, इसमें कौन सा समास होगा? यार ये तो आपसे बनना चाहिए था ना, फलान ही मतलब बहुत सारे फल हैं। फलान इत्यस्मिन पदे का समासा अस्ति। फल शब्द का रूप याद है कि नहीं याद है भाई साहब? फल शब्द का रूप होता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या, और फलात फलाभ्याम फलेभ्या, फलस्य फलियो फलानाम, और फले फलियो फलेसु, हे फल हे फलो हे फलानी। अब सवाल ये है कि फलानी इस शब्द में कौन सा समास होगा? तो यहां पे दोस्तों चूंकि फलों की संख्या बहुत ज्यादा है तो फलान ये फलों की संख्या को दिखा रहा है, तो ये एक अपवाद अगर आता पेपर में तो सबका गलत होता। दोस्तों यहां पे दिग्गु समास होगा, समझे आप लोग? हाँ जी। आगे, पितामह इत्यस्मिन पदे का समासा। यार पितामह किसको कहते हैं बताओ आप लोग? पितामह, पितामह इत्यस्मिन पदे, बताओ साथी, पितामह इत्यस्मिन पदे कः समासः अस्ति। तो साथियों पितामह शब्द में कौन सा समास होगा, कोई बताएगा? तो यहाँ पे दोस्तों दो दिक्कत है। यहाँ पे देखो पितामह, यहाँ तो महाभारत के पितामह जी की बात हो रही है, एक वो पितामह हो गए, तो उस हिसाब से बहुब्री समास है। लेकिन अगर ये महाभारत की उनकी बात ना की जाए तो तत्पुरुष के साथ जाएगा। हालांकि दोस्तों आपका जवाब यहाँ पे बहुब्री के साथ ही जाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न, उपवनम इत्यस्य पदे का समासा। देखो इसका एक ट्रिक है, अगर किसी शब्द की शुरुआत उप शब्द से हो, अनु शब्द से हो, परा शब्द से हो, प्रति शब्द से हो, तो तुम समझ जाना कि वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। भाई कुछ शब्द रट लिया करो, अगर किसी शब्द की शुरुआत उप शब्द से हो, प्रा शब्द से हो, अनु शब्द से हो, अधि शब्द से हो, तो तुम्हें समझ जाना है कि वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। उपवनम मतलब वनस्य समीपम, है ना? चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति इत्यस्य, देखो फिर वही बात, हमने कहा जिस समास का पहला पद अव्यय हो या यथा शब्द से है। अब भाई यथा से शुरुआत हुआ, इसका मतलब ये अव्ययी भाव ही होगा। बहुब्रीही समास तब होता है जब वो पद किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में संकेत करता है, तो बहुब्रीही समास होता है। और अव्ययी भाव का मतलब ये है कि पहला पद अव्यय है या कम अर्थ देने वाला है, तो मतलब अव्ययी भाव हो गया। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है या कारक चिन्ह का ज्ञान होता है, और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो यार मुझे प्रधान बताने में दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान, ये सब फालतू प्रपंच अच्छा नहीं लगता है। हर चीज़ की एक ट्रिक है। तत्पुरुष समास को पहचानना है तो देखना उसमें कारक चिन्हों का ज्ञान रहेगा। अव्ययी भाव पहचानना है तो देखना वहाँ पे शब्दों की शुरुआत या तो अनु से होगा, या तो प्रा से होगा, या तो प्रति से होगा, या तो उप से होगा। द्वंद्व समास तब होगा जब कोई दो शब्द दिया हो और दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा हो। अगर कोई दो शब्द दिया है और दोनों शब्द एक दूसरे का दोस्तों उल्टा है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। मैंने कहा जैसे राजा रानी, है ना? हाँ वही, रात दिन, दुख सुख, तो ये जो शब्द होते हैं ना साथी, ये स्वयं आपको बता देता है कि वो किस बात का भाव का बोध करा रहा है। समझे साथियों? हाँ जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। राजपुरुषा इत्यस्मिन पदे का समासा। राजपुरुष का मतलब क्या होता है?
राजा का पुरुष, यानी साफ साफ है यहाँ पे कारक चिन्ह का ज्ञान है, और जहां पे कारक चिन्हों का ज्ञान होता है वहां पे सबको पता है दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। राजपुरुषा, राजा का पुरुष। चलो साथी आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, देवालय में कौन सा समास होगा? देवालय मतलब देव का आलय, देव का आलय मतलब कारक चिन्ह निकल रहा है का, यानी यहां पर भी तत्पुरुष समास होगा, है कि नहीं? देवालय, देव का आलय या देव के लिए आलय, जो भी कहोगे तो भी कारक चिन्ह नहीं निकलेगा। और जब कारक चिन्ह निकल रहा है तो बिना संकोच के आप लोग वहां पे कहिए कौन सा समास, वहां पे बिना संकोच के हमको आपको कहना है भैया तत्पुरुष समास। आगे, सर्वज्ञ इत्यस्मिन पदे का समासा, गजब का क्वेश्चन है। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो वही सर्वज्ञ है, तो बताओ साथी। सर्वज्ञः इत्यस्मिन् पदे कः समासः अस्ति? द्वंद्व समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें दो पद नहीं है। कर्मधारय इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहला शब्द दूसरे पद की विशेषता बताने वाला है ही नहीं। बहुब्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत हो नहीं रहा है। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दोस्तों तत्पुरुष समास है। सर्वज्ञ मतलब उपपद तत्पुरुष समास है दोस्तों। यहाँ पे सर्वज्ञ मतलब जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब कुछ जानता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नील कमलम, बहुत स्पष्ट है भैया। नील मतलब नीला, कमल मतलब फूल, यानी पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। टाइम जाया नहीं करूंगा, बिना मतलब के फालतू खोद खोद कर टाइम बर्बाद में नहीं करूंगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखना। बहुत लोग बहुत समझदार होते हैं, उनको लगता है फिर भी समय जाया हो रहा है। भाई अगर आपको फिर भी लगता है समय जाया हो रहा है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। हकीकत ये यहाँ पे समझ जाओ। अगर आपको इतनी बेहतरीन क्लास में, क्योंकि हमारी ये आत्मा जानती है कि मैं कितना बलिदान आपके लिए करता हूँ, सिर्फ आपके लिए बातें हों, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाने पे ज़्यादा फालतू बातें अगर हो रहा है तो वहाँ पे फिर मन अपने आप ही नहीं लगता है। इसलिए आपसे बस एक ही गुजारिश होती है कि आप सपोर्ट करें, सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका फ़र्ज है। वापस आइए, नील कमलम और नील कमला फ़र्क है। अगर नील कमलम कहेगा तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि भाई साहब पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। कर्मधारय समास में यही तो होता है। नील मतलब नीला, कमलम मतलब फूल, यानी पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, मतलब कर्मधारय। और नील कमला कहा होता तो, अगर ये कहा गया होता नील कमला, तब इसका उत्तर क्या होता? देखो, अच्छा पढ़ाना बुरा पढ़ाने की बात नहीं होती मेरे दोस्त, समय की बहुत कीमत होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी क्लास में कराए 50 क्वेश्चन और टाइम 5 घंटे का ले ले तो वो भी बेकार की बात है। समय यह है कि आप क्या करने आए हो। आप सिर्फ अपना काम करने आए हो तो किसी की बात क्यों सुनोगे, है ना? हाँ जी साथी, बिल्कुल सही बात है यार। नील कमलम का मतलब यहाँ पे कर्मधारय, और नील कमला कहता तो बहुब्री हो जाता। आगे, माता पिता, तुरंत समझ में आ गया। अगर एक शब्द दूसरे का उल्टा हो तो कौन सा समास होगा? माता पिता, राजा रानी, लड़का लड़की, दिन रात, सुबह शाम। अगर एक शब्द दूसरे का उल्टा है तो वहां पे दोस्तों द्वंद्व समास होगा। मधुबाला सिंह, अजय वीर सिंह, जयत्री कुमारी, निशा यादव, राजीव कुशवाहा, कमलेश कुमार, स्नेहलता, पारितोष महातो, निशा यादव, श्यामलाल, अनीता शर्मा और प्यारे भाई। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पंचवटी इत्यस्मिन पदे का समासा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे पंचवटी मतलब पंचा नाम वटा नाम समाहारः, मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि यहाँ पे दिग्गु समास होगा। तो जब किसी समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे पंचवटी है ना, पंचानन, बहुत सारे शब्द हैं यार, सप्ताह, तो ये सब क्या होते हैं? दिग्गु समास। लेकिन एक अपवाद भी है। अगर किसी समास की शुरुआत संख्या से भले हो रहा है, अगर किसी शब्द की शुरुआत संख्या से हो लेकिन आगे अगर नदीवाचक शब्द हो, जैसे मैं कह दूं द्विनद्यो हो, मैं कह दूं द्विनद्यो हो, तो तुम ये मत मानना कि पहला पद संख्यावाचक है तो दिग्गु हो जाएगा। नहीं, अगर किसी शब्द की शुरुआत संख्या पे तो हो रहा है लेकिन जो दूसरा शब्द है वो नदीवाचक है तो वहां पे अव्ययी भाव हो जाएगा। ये अपवाद भी आपको तैयार रखना है साथियों। आगे, दशरथा इत्यस्मिन पदे का समासा, दशरथा मतलब ये भगवान राम के पिताजी की बात हो रही है, मतलब बहुब्री समास। आगे, यथाशक्ति तथा भक्ति,
यथा शब्द से शुरुआत हुआ है मतलब बहुब्री समास। ये तो सब रट चुके हो, मेरी क्लास में आने के बाद इतना तो रट लियो यार कि अगर किसी शब्द की शुरुआत यथा से हो, तथा से हो, अनु से हो, प्रति से हो, प्रा से हो, तो समझ जाना है कि दोस्तों वो विकल्प जो है हर हाल में किसके साथ जाएगा, अव्ययी भाव समास के साथ में जाएगा। ठीक, मैंने गलत किया पर बोला मैंने सही है, अव्ययी भाव। अरुण शुक्ला कह रहे हैं सर आप हमसे नाराज हैं क्या, मेरा नाम नहीं लेते। देखो ऐसा है, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, वो कहते हैं ना कि आप इस बात को समझा करिए कि नाम ना लेने का ये कदापि मतलब नहीं होता कि मैं किसी से नाराज हूं। मैं नाराज क्यों होऊंगा बताइए। बस ये होता है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मेरा समर्पण ये रहता है कि आपके कानों तक, वो दिमाग तक वो बात छप जाए जो हम कहना चाहते हैं। स्क्रीन पर जो नाम आ गया वो बोल देता हूं, जो नहीं ध्यान में आया तो मैं क्या कहूं। चलो साथी आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48, महापुरुषा इत्यस्मिन्। देखो भैया, अगर पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए तो वो कर्मधारय है। कैसे? महापुरुषा, महा मतलब महान, पुरुषा मतलब पुरुष, तो महान पुरुष यानी पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है कि ये जो पुरुषवा है ये महान है। समझे साथी? हाँ जी। तो इससे आप लोग नाराजगी को मत तय किया करो, है ना। नाराजगी का पैमाना ये नहीं होता है भाई कि मैं नाम नहीं लूंगा तो नाराज हो जाएगा, अब नाराज हो भी जाएंगे तो यार क्या हो जाएगा। फर्क ये है कि आपका रिजल्ट हो, हालांकि आपके तो दोनों एग्जाम पास हो गए हैं, वो तो आपका प्यार है कि आप क्लास में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका टेट सीटेट सब निकल गया है इसी क्लास में, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं क्योंकि उनका पढ़ने में मन अब लग चुका है, तो पढ़ाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। खैर साथी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। राजर्षि इत्यस्मिन् पदे कः समासः। राजर्षि में देखो भाई फिर वही बात, आपको कमेंट करके बताना है साथी। बताओ, राजर्षि इत्यस्मिन् पदे कः समासः। एक सवाल कठिन मिल गया तो गलत होना शुरू हो गया। यार भाई राजर्षि का मतलब क्या होता है कि मतलब एक राजा ऐसा है जो ऋषि है, तो ये पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है भाई, ये कर्मधारय है मेरे भाई, जो राजा है वो ऋषि भी है, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं साथी। पितामह, अभी अभी बताया था यार, बार बार वही बात बुलवाते हो, बहुब्री समास है, तत्पुरुष नहीं होगा मेरे भाई। पितामह ये भगवान, भगवान में क्या कहूँ, पितामह ये थे महाभारत के, आपको सबको पता ही होगा, है ना। तो प्यारे साथियों, ये 50 क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हमारा आपका ये जो सेशन है ये आप सबको कैसा लग रहा है। इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार रिवीजन कर लेना। बाकी हाँ, जिन लोगों का सीटेट नहीं निकल रहा है, जो लोग अभी तक कोई तैयारी नहीं किए, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो या आप बहुत कुछ पढ़े हो, आपको मेरी 2 सलाह है कि सीटेट अगर पास करना चाहते हो, तुम कुछ भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि आपको सीटेट के लिए जो 90 नंबर का जो पैडागॉजी आता है उसे गलत मत करना, क्योंकि पूरे पेपर में 90 प्रश्न पैडागॉजी का आएगा और 60 प्रश्न कंटेंट का आता है। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि पेपर में सब कुछ बदल जाएगा, गणित के सवाल बदल जाएंगे, पर्यावरण की एनसीईआरटी बदल जाएगी, लेकिन 90 क्वेश्चन पैडागॉजी वो तो आपका सगा था, फिर भी 72-75 क्यों हुआ। इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसमें 90 पेज में आपको मिलेगा संपूर्ण पैडागॉजी, जो अकेला आपको पास कराने के लिए काफी है। बचेगा 60 पेज आपका टॉपिक वाला, तो टॉपिक में हर विषय में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है, इस नोट्स में हमने डिसाइड करके आपको दिया है। साथियों, मैं झूठ बोलकर ये तो नहीं कह दूंगा कि भैया इसको पढ़कर आप 130 140 कर दोगे, ये नहीं संभव है, लेकिन 105 110 115 जो मैं सालों से करवाते आ रहा हूं अपनी क्रेडिबिलिटी पर, वो मैं आपको करवा दे रहा हूं। कैसे आपको मिलेगा साथी? नीचे नंबर है 9653050981 पे सीधा कॉल आपको करना है, या डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपसे मुलाकात होगी शाम को 9 बजे वाली क्लास में, पैडागॉजी वाले में, 90 नंबर वाले में। और बस इतना ही कहना था। अगर कुछ आपके मन में और भी डाउट हो तो बता दो, कुछ पूछना हो, कोई शंका हो, कोई किंतु परंतु हो तो पूछिए आप लोग। जितना पढ़ाया गया अगर उसमें अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके साथी आप लोग मुझे बताइए कि कुछ पूछना है तो बताएं। और हाँ, जिन लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, आप कहेंगे सर क्लास का पीडीएफ नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा? भाई साहब, जहाँ पे आप लोग क्लास देख रहे हो वहीं पर देखिए, आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा। अब ये मैं जब तक कहूँगा नहीं आप कहाँ देख पाते हो, नीचे देखो जहाँ आप लोग कमेंट कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक नीले कलर का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करिए और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना।
हाँ, मैं लिंक वहाँ पे एक बार दोबारा से एक्टिव कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी रहेगा, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, है ना। चलिए साथी, तो दोस्तों फिर मुलाकात हम